आज का विषय है पोषण, पर्यावरण और एवं पंचायत, और इस पर अपने विचार साझा करने का मुझे मौका मिला है। यह वेबिनार सीरीज कोरोना काल का देन है। आज वेबिनार के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ये बड़ा ही उपयोगी है, और चूंकि मैं एक विज्ञान की छात्रा या विज्ञान से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं पोषण, पर्यावरण और पंचायत के महत्व को कोरोना काल से, चूंकि यह वेबिनार कोरोना काल का देन है और मैं साइंस से हूँ, तो इसी पर मैं इसकी भूमिका पर प्रकाश डालना चाहूंगी। पोषण एक ऐसा विषय है जो सभी सजीवों से जुड़ा हुआ है। सभी सजीवों का जीवन पोषण पर आधारित है। पोषण के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, इन सबों का विशेष या सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हमारे शरीर में प्रत्येक गतिविधि, शरीर का हर कार्य, क्रिया, जिसे हम लोग फिजियोलॉजी के ग्रोथ, डेवलपमेंट, शरीर का विकास, सभी हार्मोन्स एवं एंजाइम्स के कार्य, ये सब पोषक तत्व पर आधारित है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का एक ऊर्जा स्रोत है। प्रोटीन हमारे शरीर की आधारभूत संरचना देने वाला एक, इसमें इसकी अहम भूमिका वो निभाती है। शरीर की विभिन्न रचनाएं हमारे प्रोटीन से बनी हुई हैं। वसा, फैट भी हमारे शरीर का एक मुख्य कंपोनेंट है, जो अनेक प्रकार से हमारे शरीर के कार्य में अपना योगदान देता है। ऊर्जा स्रोत के रूप में भी यह काम करता है, तथा कई विटामिन के संवाहक के रूप सिंथेसिस में काम करता है। एक और है कंपोनेंट हैं, ये मुख्य कंपोनेंट हमारे इम्यून सिस्टम की में अपना कार्य करता है। इम्यून सिस्टम की महत्ता इस कोरोना काल में बढ़ गई है। कोरोना एक ऐसा वायरस समूह है, मालूम ही हम लोग को है, ये जूनोटिक संक्रमण यानी जीवों द्वारा संक्रमित हुआ है। सर्वप्रथम कोरोना वायरस, थोड़ा इसके बारे में बता दें, चूंकि अभी इम्यून सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। 31 दिसंबर 2019 में वुहान, चाइना से ये शुरू हुआ था, रिपोर्ट की गई थी। वहां पर पहले से अनएक्सप्लेन्ड लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहा गया, बाद में इसे कहा गया न्यूमोनिया ऑफ अननोन इटियोलॉजी भी कहा गया। 12 जनवरी 2020 WHO ने कोरोना वायरस की पुष्टि कंफर्म कर दी। WHO के डायरेक्टर जनरल ने नोवेल CoV को कोविड-19 से नामित किया, क्योंकि कोरोना वायरस डिजीज तो कोविड हो गया, और 19 चूंकि 2019 में इसके बारे में पता लगा, तो इसलिए कोविड-19 इसको रखा गया, इसका नामित करके। आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, 65 to 125 mm इसका साइज होता है, डायमीटर। उसका न्यूक्लियर मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA से बना हुआ होता है। शरीर ने इसका स्टडी भी कर लिया 2020 में। कोरोना वायरस आज पूरे संसार में अपना पैर पसार चुका है, सभी देश अपने कब्जे में कर लिया है। संक्रमण और मौत ने महामारी का रूप ले लिया है। 11 मार्च 2020 डायरेक्टर WHO ने इसे पेंडेमिक किया, और आज कोरोना पूरे संसार में 3 करोड़ से अधिक संक्रमित हो चुके हैं, और भारत में 56 लाख से अधिक पार कर गया आंकड़ा। भारत में पहला मालूम ही है, त्रिशूर जिले में 20 जनवरी को ही आया था वो विद्यार्थी वापस वुहान से, और बाद में फिर 15 मार्च तक स्थिति बहुत गंभीर हो गई, और इसे ग्लोबल ह्यूमन थ्रेट पेंडेमिक दे दिया गया। WHO के द्वारा इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया गया। चूंकि मुझे ये बताना इसलिए पड़ रहा, क्योंकि जब हम इम्यून सिस्टम पर आएंगे और पोषण पर आएंगे, तो पहले हम इम्यून सिस्टम पर प्रकाश डालना चाहेंगे। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम की मुख्य भूमिका होती है। ये इम्यून सिस्टम आज कोरोना काल में इम्यून सिस्टम एक ढाल माना जा सकता है। वह हमारे शरीर में इसकी भूमिका ये है कि किसी भी बाहरी संक्रमण से हमको रक्षा कर। इम्यून सिस्टम में सेल्स हैं, प्रोटीन हैं, और कई ऑर्गन्स भी सम्मिलित हैं। इम्यून सिस्टम स्वतः हमारे शरीर में कार्य करता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता है। कोई पैथोजन से संक्रमित हम होते भी हैं तो वह उससे निपट लेता है, हमें स्वस्थ रखता है। लेकिन जब
यह काम करना बंद कर देता है या किसी संक्रमण को रोकने में अपने को असमर्थ हो जाता है, तभी हम बीमार पड़ते हैं। और इम्यून सिस्टम के बिना हम किसी भी रोग से नहीं बच सकते हैं। ऐसे इम्यून सिस्टम दो प्रकार के हैं, इनेट इम्यून सिस्टम जिसे हम नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा है जिसको हम स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब कभी कोई हानिकारक जीवाणु संक्रमण करता है तो दोनों मिल के लिंक होकर के और हमको रक्षा प्रदान करते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम एक जनरल डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी हानिकारक जर्म से इम्यून सेल से हमारी रक्षा करता है। ये नेचुरल किलर सेल्स, फेगोसाइटिक सेल्स, इम्यून सेल्स ये होता है जो खास करके हमारे स्किन, एलिमेंट्री कैनाल आदि में ये करता है। दूसरा है एक एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज का निर्माण कर विशेष पैथोजन पर कार्य करता है। इसे हम एक्वायर्ड या लर्नेड और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब मैं इम्यून सिस्टम को पोषण से जोड़कर बना, इसलिए मुझे इतना समय लगा कुछ बताने के लिए। 2500 वर्ष पूर्व हिपोक्रेट्स ने कहा था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड, यानी संतुलित पोषक तत्व का भोजन में लेना किसी भी रोग से संक्रमित होने से हमें बचाता है। एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते यहाँ पोषण सभी को उपलब्ध होता है और संक्रमण की संभावना यहाँ ज्यादा बढ़ जाती है। आज कोविड-19 के संदर्भ में इनएडिक्वेट डाइट, असंतुलित पोषण और रोग संक्रमण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। वैसे वैक्सीन पर काम हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है। वैक्सीन की सफलता मिल जाने की बहुत संभावना है और मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ एक और प्रॉब्लम आ सकता है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट इन्फेक्शन सोसाइटी में बढ़ सकती है। अतः पोषण से इम्यून सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसीलिए पोषण पर हम लोग जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये इस वायरस से बचाने का ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। ये हमारे जीवन शैली, हमारे एज, जेंडर, हमारी शारीरिक क्षमता, न्यूट्रिशनल स्टेटस पर भी प्रभाव डालता है। कोविड-19 पैंडेमिक के समय पोषण एक ऐसा हथियार है, एक सुरक्षा चक्र है जो व्यक्ति को संक्रमण से सुरक्षित रख सकता है। पोषक तत्वों में मुख्य रूप से जिंक, आयरन, विटामिन ए, B12, B6, विटामिन सी, विटामिन ई इम्यून फंक्शन के लिए काफी आवश्यक है। मुख्य रूप से विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में इसकी अहम भूमिका है। कोविड-19 में हम सबों के जीवन जीने की कला बता दिया, हमें सिखा दिया किस प्रकार से हम अच्छे पोषण लें और हम अपने को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के समय जीन एक्सप्रेशन, सेल एक्टिवेशन एंड सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मॉडिफिकेशंस, ये सब इम्यून सिस्टम पर अपना प्रभाव डालता है। इसके अलावा डाइटरी इंग्रेडिएंट्स अपना काम इम्यून सिस्टम को शेप अप करने का करता है। अतः यह एक ऐसा हथियार है, हेल्दी डाइट इम्यून सिस्टम को मजबूत कर हम अपने को बचा सकते हैं। वैसे तो सेल्फ आइसोलेशन आदि भी है, सोशल डिस्टेंसिंग यह है महत्व, परंतु इससे भी कई अलग अलग विपरीत परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। लॉकडाउन में कई बार जीवन शैली में बदलाव आया है। लोगों की भोजन की कमी, नींद की कमी, शारीरिक कार्य करने में कमी, सेडेंटरी हैबिटेट्स हो गया है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ओबेसिटी बढ़ रही है, अवसाद हो रहा है, भय लग रहा है, डर लग रहा है, और फाइनली इन सब का डाइटरी पैटर्न पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सकता है कि इस सब हमारे पोषण तंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। हमारे वैज्ञानिक पोषण एवं इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए जोर दे रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि अपने पोषण में फलों की मात्रा बढ़ा के रखें। कम से कम 2 बार फल अवश्य लेना चाहिए। साइट्रस फ्रूट्स ज्यादा लेना चाहिए। नींबू है, संतरा है, अमरूद, केला भी खा सकते हैं। ताजी सब्जियों का ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। अदरक, लहसुन खाना में जरूर शामिल करें। काली मिर्च, नींबू, इन सब की मात्रा ज्यादा लेने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, नट्स, होल ग्रेन, ज्यादा चोकर युक्त खाना, अनप्रोसेस्ड खाना ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। एनिमल फूड में मछली का सेवन बहुत ही लाभप्रद है। क्योंकि मैं फिशरी से जुड़ी हुई हूँ तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मछली विटामिन ए, ई एवं फैटी एसिड ओमेगा 3 से पूर्ण होता है। ओमेगा 3 पिछले 30 वर्षों में रिसर्च से प्रमाणित कर दिया गया है कि इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम पर यह सक्रिय करने में मदद करता है। यह अपना इम्यून सेल पर
मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के द्वारा इसको स्टडी किया गया है और पाया गया है कि ये बहुत ही लाभप्रद है। और इसके सेवन से तो मछली एक ऐसा आइटम है जो गरीब समुदाय भी उसे गांव में ग्रहण कर सकते हैं, और जिनके पास पैसा है उनकी बात तो खैर बहुत तरह की चीजें हैं। दूध, दही, अंडा भी डाइट में शामिल करना चाहिए। वसा युक्त भोजन, अधिक चीनी, नमक, अनियमित खान पान, इसको हम लोग जंक फूड भी कहते हैं, आजकल बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इससे दूरी बना के रखना चाहिए। खाना को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, ओवर कुकिंग से विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ज्यादा सेवन करना चाहिए, जैसे ऑलिव ऑयल है, सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब ज्यादा खाने में शामिल करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स कम खाना चाहिए, घी, मक्खन, चीज, कोकोनट, नारियल तेल, पाम, हम लोग के यहाँ पे इतना नारियल तेल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाहर खाते हैं पाम ऑयल, ये सब कम खाना चाहिए। जल की मात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की मात्रा 10 गिलास, 8 से 10 गिलास पानी हमारे इम्यून सिस्टम को तो अच्छा रखता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, और शरीर में होने वाले विकार को बाहर निकालने में यह काफी मदद करता है, और साथ में शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। कार्बोनेटेड फूड ड्रिंक्स जैसे कोको कोला, स्प्राइट सब होता है, ये सब नहीं लेना चाहिए। कंसंट्रेटेड जूस नहीं लेना चाहिए, फ्रेश जूस लेना चाहिए, कंसंट्रेटेड जूस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। संतुलित पोषण हमारे शरीर के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावे अगर हम थोड़ा एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, अच्छी नींद लें, तो ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, बूस्टअप करता है। सबसे बड़ी बात है घर का पका हुआ खाना और सुरक्षित खाना खाना चाहिए। संतुलित आहार को हम स्वस्थ रहें, फैक्टर्स हैं से मिला हुआ है, इसको प्रभावित करते हैं तथा इसका रूप, जीवन और जीवित को तय करते हैं। समान अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी बायोटिक और अबायोटिक तत्व, प्रक्रियाएं, घटनाएं से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है, तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। पर्यावरण के जैविक संगठनों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेकर के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी आते हैं, और इसके साथ उनसे जुड़ी हुई सारी बायोटिक एक्टिविटीज, जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी होती हैं। अजैविक अबायोटिक कंपोनेंट्स के जो होते हैं जीवन रहित तत्व, वो हमसे जुड़ी हुई हैं, जैसे जल है, हवा है, नदी, जलवायु, चट्टान, पर्वत, सब हमसे जुड़े हुए हैं। पर्यावरण समस्याएं बहुत सारी हैं, जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मनुष्य का अपना जीवन शैली के बारे में पुनः एक बार पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर रही है। और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की चर्चा हम करना चाहेंगे। मनुष्य वैज्ञानिक तकनीकी रूप से अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों से नुकसान को कितना कम करने में सक्षम है, आर्थिक और राजनीतिक हितों की टकराव में पर्यावरण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, और मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक है, यह आज के ज्वलंत प्रश्न है। आज पर्यावरण एक जरूरी सवाल ही नहीं, बल्कि एक ज्वलंत माइक्रो बंद किया जाए, ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। लेकिन आज लोगों इसे लेकर कोई जागरूक पौधे अनसजीव निर्जीव पर्यावरण की रचना करते हैं, है कि पर्यावरण के विस्तृत अध्ययन के साथ साथ इससे संबंधित व्यवहारिक ज्ञान पर हम बल दें। आधुनिक समाज में पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को में शिक्षा व्यापक स्तर पर दे देनी चाहिए। साथ ही इसे निपटने के बचावकारी उपाय की जानकारी भी आवश्यक है। आज के मशीनी युग में हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। प्रदूषण एक अभिशाप के रूप में संपूर्ण पर्यावरण हम देख रहे हैं, आज इसमें शामिल हैं। पर्यावरणीय अवनयन या डिग्रेडेशन के साथ हम जनसंख्या को भी हम जोड़ कर, आज मानव द्वारा ये जनसंख्या की जो बढ़ोतरी हो रही है, और ये सब कुछ मिल करके पर्यावरण की समस्याओं को
बढ़ा रहा है। वायु प्रदूषण, पहले वायु प्रदूषण पर बात करेंगे। संसार की सबसे बड़ी समस्या है ग्रीन हाउस गैस का अत्यधिक मात्रा में बढ़ना। मुख्य कारण इसे हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा माना जाता है इसे, उद्योगीकरण का ये युग रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कल भी टीवी में दिखा रहा था कि ग्लेशियर्स की मात्रा किस तरह से पिघलते जा रहे हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सी लेवल में बढ़ोतरी होगी ही, और हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी जो हम लोग आए दिन कर रहे हैं उसके कारण भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। कोरोना वायरस पेंडेमिक में लॉकडाउन के कारण यातायात बंद था, इंडस्ट्री बंद था, और पर्यावरण पर इसका प्रभाव साफ दिखने लगा था। आकाश का रंग नीला और नदियों में स्वच्छ जल का प्रवाह दिखने लगा था। वायु प्रदूषण में कार्बन की मात्रा पहले घटा, बाद में धीरे धीरे 71% तक हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण बहुत हद तक उसमें सुधार आई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रिपोर्ट में भी बताया गया कि नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा में भी गिरावट आई। मोटर्स का चलना, पावर प्लांट्स का बंद हो जाना, फैक्ट्री के बंद हो जाने के कारण, इसके क्या कारण था जो ये सब नाइट्रस ऑक्साइड में कमी आई, और इसका निगेटिव प्रभाव इस समाज पर पड़ा। बेरोजगारी तो बढ़ी। और एक और चीज हुआ था, रिसाइकलिंग प्लांट यहाँ बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोज में हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में तो खाए ही वो सब बंद हो गए थे। डोमेस्टिक वेस्ट में बढ़ोतरी, कचरा की बढ़ोतरी हो गई थी। लेकिन पर्यावरण में एक बार पुनः हमें जीवन जीने का कला सिखा दिया। जल प्रदूषण एक दूसरी बड़ी समस्या हमारे पर्यावरण के लिए है। संसार के सभी जल स्रोत स्वच्छ दिख रहे हैं, चाहे वो वेनिस का केनाल भी क्यों ना हो। गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक की जो गंगा की प्रवाह है इतनी स्वच्छ हो गई है कि सारे जलीय जीव जंतु स्वच्छंद दिखने लगे हैं। बनारस के घाट की सीढ़ियों पर मछलियों को तैरते हुए लोगों ने देखा है और देख रहे हैं। समुद्र तट साफ हो गया, साफ सुथरी हो गई। फ्लेमिंग का बड़ा बड़ा समूह उड़ते हुए दिखने लगा, समुद्र किनारे दिखने लगा, जल समूह के पास दिखने लगा। समुद्र पे सतह पर कछुए के अंडे जो नहीं दिखते थे वो सब कछुए के अंडे दिखने लगे सतह पर पुनः। यमुना का पानी जो बिल्कुल काला हो गया था फिर स्वच्छ हो गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगातार वाटर क्वालिटी का एनालिसिस किया जा रहा है और इसमें काफी इजाफा पाया गया है और प्रभाव इसका जलीय जंतुओं पर भी दिखने लगा। कोविड-19 के कारण नदियों में सारी धार्मिक गतिविधियां, मेला, स्नान, नहाना, मवेशी धोना, यहाँ तक कि दाह संस्कार में भी कमी आई, नहीं के बराबर हो गए थे। और मरने वालों की संख्या और लोगों का एक अच्छे लाइफस्टाइल जीने के कारण आम लोगों में मौत, क्योंकि यह बात हम इसलिए बता रहे हैं हम क्योंकि सिमरिया घाट में और पटना बांस घाट में एक ऐसे ही एनालिसिस के लिए ऐसे पता किए तो पता चला कि दाह संस्कार बहुत में काफी कमी आई है। लोग कोरोना से मर रहे हैं लेकिन आम जनता जो पहले हार्ट पेशेंट्स, जैसे कि हमारे ही घर में हार्ट के डॉक्टर हो बताए कि बहुत कम पेशेंट्स या तो डर से नहीं जा रहे हैं या जो भी हो अपने खाने में सुधार लाए हैं, अपने जीवन शैली में सुधार लाए हैं, तो इसके कारण उसमें भी काफी कमी आई है। कारखाना सब बंद हो गया, नदियों में इफ्लुएंस जो होता कचरा लोग नहीं गिराने लगे। मछली मारने की क्रिया में भी बंदी आई, जाल डालना, ये सब लॉकडाउन में बंद हो गया था। जल का जो पर्यटन था, जहाज, नाव, क्योंकि ये सब पानी को कुरेद देता है बिल्कुल परिचालन से, और डोमेस्टिक सीवेज में भी कमी आई। सारी नदियां प्रदूषण कम किया और जल में एक बार स्थिरता आ जाने के कारण पानी में पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो काफी अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे और जल का अत्यधिक दोहन होता है। जैसे कि हम लोग बार बार जाल से मछली मारते हैं तो हम लोग ब्रूडर्स और जुवेनाइल्स को ही ले लेते हैं। ब्रूडर्स होती हैं जो अंडा देने वाली मछलियां होती हैं और जुवेनाइल्स होते हैं जो छोटी मछलियां होती हैं जो आगे चल के फिर माँ बनती हैं। लेकिन हम लोग उनको भी नहीं छोड़ते थे। सब बच्चे मैंने ब्रूडर्स और अंडे सभी ये बच्चे जुवेनाइल सब असुरक्षित हो गए थे। लेकिन फिर से देखने लगा गया कि प्रजाति में संख्या में वृद्धि होने लगी, यानी ब्रूडर्स सुरक्षित छोड़ दिए गए पानी में
और जुवेनाइल्स को नहीं मारा गया, तो एक बार पानी में, और ऐसी ऐसी स्पीसीज जो बिल्कुल लुप्त हो गए थे वह इधर हम वाटर बॉडी से हम लोग निकलवाए हैं और देखे हैं। यहाँ पर खास करके मछली हेट्रोप्लिस्टिस फॉसिलिस यहाँ पर नहीं के बराबर थी, वो पानी में मिला यहाँ के चौर में। तो ये लॉकडाउन बता दिया हमें कि इफ यू लीव नेचर ऑन इट्स ओन, इट सर्वाइव्स एंड कम बैक्स टू लाइफ अगेन। तो इस तरह हम सबों ने प्रकृति के साथ बहुत बेरहम हुए हैं, बहुत क्रूरता से पेश आए हैं, परंतु यह लॉकडाउन हमें जीना सिखा दिया है। ऐसा लगता है कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वायरस पृथ्वी के लिए वैक्सीन का काम किया, कोरोना वायरस वैक्सीन का काम किया, और हम सभी पृथ्वी के लिए वायरस हैं। अब ऐसा ही लगता है। जो नदियां में एक सीवर केनाल में परिणत कोरोना वायरस में 6.8 के करीब तो सभी वाटर बॉडीज में देखे गए हैं, और लगातार वाटर क्वालिटी एनालिसिस में इन लोगों को सुधार मिल रहा है। इसी पर एक एनवायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरणविद है, डॉक्टर बीडी जोशी, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि गंगा जल अब आचमन योग्य हो गया है। बड़ा अच्छा लगा पढ़ के हमें। यह सच है कि हम आर्थिक दबाव से गुजर रहे हैं, फिर भी अपने प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा बदलाव ला करके हम उसे अच्छा कर सकते हैं, हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। और ऐसा क्यों कि कोविड-19 इसे रिकवरी टाइम कहा जा रहा है, हम क्यों नहीं रिकवरी टाइम बन सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण, इसके साथ साथ लॉकडाउन में काफी, चूंकि इंडस्ट्रीज बंद थे तो इंडस्ट्रीज के नॉइज बंद हो गए, गाड़ी इंजन वगैरह चलना, लाउड स्पीकर का बंद हो जाना, लोग डरे हुए थे गाना कौन सुनेगा, इन सब में भी वीरान लग गया। तो इससे बहुत सारी, करीब कहा जाता है कि जो रोगी नॉइज पॉल्यूशन के कारण भी रोगी थे उनमें भी कमी आई है, और इकोसिस्टम में भी काफी बदलाव देखने को। एक और डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटना, हाँ रिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, कुछ पेड़ भी लगाया जा रहा है जो इकोसिस्टम में बदलाव, हम इसका स्वागत करते हैं। तो लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसमें क्या होता है कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं चारों तरफ जो एक बंदी का माहौल है, इसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स बेधड़क नजर आ रहे हैं। आए दिन न्यूज में, पेपर में हम लोग देख रहे हैं कि हमको वाइल्ड एनिमल्स रोड पे बड़े स्वच्छंद घूमते हुए दिख रहे हैं। WHO की एक मेंबर हैं डॉक्टर स्वामीनाथन, एक दिन टीवी पे वो आई थी, वो कह रही थी कि हमें पर्यावरण का रक्षा जो हमको करना है, उसमें हम डिफॉरेस्टेशन यानी अर्बनाइजेशन या डिफॉरेस्टेशन के कारण उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे जो संक्रमित करने वाले वाइल्ड एनिमल्स है उसके भी संपर्क में हम लोग आ जा रहे हैं, और इससे जैसे कि एड्स है, इबोला है, स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, ये सब उनके कारण। तो कहा कि ये भी एक वजह है कि अगर डिफॉरेस्टेशन भी एक रीजन बताया गया है, अर्बनाइजेशन भी एक वजह बताया गया है कि हम पर्यावरण को हम कैसे करके खराब कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं पंचायत पर, भारत की पंचायती राज पर। इस पर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सुन चुके हैं, लेकिन थोड़ा हम अपने स्तर से ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। ये एक स्वशासन का प्रमुख अव्यय है। सरपंच या जो मुखिया जो होता है वो सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही है, प्री ब्रिटिश, पोस्ट ब्रिटिश, ये ऐसा नहीं कि आज की बात है जैसे मैडम ने भी बताया। लेकिन 4 अप्रैल 93 भारत में पंचायती राज जो हुआ था वह एक मार्ग चिन्ह के रूप में माना जाता है। 73वां संशोधन अधिनियम 92 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ। इस तरह से महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न की वास्तविकता में बदलने के दिशा में एक कदम बढ़ाया गया। 73वें संशोधन अधिनियम 92 में कुछ बातें जोड़ी गई जो बड़ा अच्छा है। वो त्रिस्तरीय ढांचे की सपना, जैसा अभी हम लोग बताया कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ग्राम स्तर में ग्राम सभा का स्थापना, हर 5 साल में पंचायतों की नियमित चुनाव होना, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन, कई तरह से राज्य चुनाव आयोग का गठन, ये सब जो किया गया। इसके अलावे राज्य सरकार के कुछ अधिकार भी दिए गए जो कि ग्राम स्तर पर जन विकास कार्यों, उनके रख रखाव की योजना बनाना, उन्हें पूरा करना, ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय, भाईचारा, विशेषकर जेंडर और जाति आधारित भेदभाव के संबंध में
सामाजिक न्याय, झगड़ों का निपटारा, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं के कल्याण जैसे मुद्दे रखे गए। तो आज हम देख रहे हैं कि 73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो। पंचायत या समाज की भूमिका किसी राष्ट्र के निर्माण में भी बहुत अहम होती है। तो समाज को देश प्रदेश की बात से रूबरू कराना, गांव को स्वास्थ्य संबंधी उसकी हेल्थ हाइजीन के बारे में जानकारी देना, पोषक तत्व, खान पान, उनकी भूमिका, जैसा भी पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है गांव-गांव में, पंचायतों में इसकी काफी भूमिका है। लिटरेसी, साक्षरता, बालिका शिक्षा, ये सब चीजों पर काफी काम कर रहे हैं। अब कोविड-19 के पर इनका पंचायत आगे बढ़कर सामना किया है। पंचायत हर गांव के बाहर आने वाले गांवों को क्वारंटाइन की व्यवस्था वो कर रहे हैं, उनकी देख रेख रहने की व्यवस्था की गई, ग्रामों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई, प्रवासी मजदूरों को बाहर से लाने का उपाय किया गया और गांव के लोगों को पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराई गई। मास्क, दवा, इसका भी समय समय पर उन लोगों ने वितरण किया। जो संक्रमित लोग थे उसका इलाज, समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा की गई। और आयुष्मान भारत, स्वच्छता अभियान, शौचालय निर्माण, जल जीवन हरियाली के माध्यम से समाज को अवगत कराने का काम ये करते हैं। पेड़ पौधे भी लगाकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं और इस तरह समाज के लोगों को सरकार के विभिन्न पहलुओं कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें समय समय पर आर्थिक लाभ भी मिलता रहे, इसकी भी वो समुचित व्यवस्था करते हैं। अब समय काफ़ी हो गया है और मेरे सभी जितने भी विद्वज्जन हैं उनको मेरा नमन और मुझे मौका दिया गया बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार।